बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। कोई और प्रश्न पूछने हैं आपको? हेलो, कोई और प्रश्न पूछने हैं आप लोगों को? 30 अप्रैल और का ये यह दिन है और टाइम हो गया है 11:30। कोई और प्रश्न आपको पूछना है? नहीं तो फिर हाँ, हम फिर क्या नाम आगे मूव करते हैं। चले आगे। हेलो। हाँ, अब हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर का जो कि गुप्त क्या नाम उत्तर काल है, हम इसका एक सम अप करेंगे, है ना। सम अप क्या होता है कि कि हम ये की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं। तो इस चैप्टर के अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं कि हमें सबसे पहले हम ज़्यादा रिसोर्सेस पे ना जाके अगर हम इसको एक इन डेप्थ समझने की हम कोशिश करें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो पूर्व आरंभिक मध्य काल है, इस काल को हम इसलिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो आज की जो हमारी मॉडर्न सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनकी शुरुआत जो है, उनका जो फाउंडेशन है वो उसमें हुआ। तो इसमें हम तीनों क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम बहुत सारे परिवर्तन और हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र के बदलाव की बात करें तो हमारे सामने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती हैं। पहला, इस काल में केंद्रीयकृत शासन की जो एक परंपरा थी जो हमें मौर्य काल के बाद में दिखती है, अर्ली गुप्त काल तक, उसके अंदर उसकी स्थिति में बदलाव आ गया। राजा की स्थिति कमज़ोर हुई। जो शासन पहले केंद्रीकृत होता था, जो शासन नौकरशाहों पर आधारित था, वो शासन धीरे धीरे क्या हो गया, उसका विकेंद्रीकरण हो गया। अब शक्ति जो है वो सामंतों के हाथों में आ गई। सामंत जो थे, जिनको कि छोटे राजा भी हम कह सकते हैं, वो राज्य चलाने में राजा का, केंद्रीय राज्य का वो सहायता करते थे। लेकिन क्या होता था कि जैसे ही वो देखते थे कि जो केंद्रीय राजा है वो कमज़ोर हो गया है तो वो आपस में जो है वो नए आपस में वो स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते थे। और इसका हमें उदाहरण फ़ैहान और दूसरे जो यात्री आए हैं, हमें उनके स्रोतों से, उनके लेखों से हमें पता चलता है। तो ये पहला बदलाव था। दूसरा, भूमि अनुदान मिलने के कारण बहुत सारे नए नए क्षेत्रों पर कृषि का प्रसार हो रहा था। और कृषि का प्रसार होने के कारण क्या हो रहा था कि नई नई जो कम्युनिटीज़ थी, जो लोग थे, वो राजनीतिक व्यवस्था का भाग बन रहे थे। अब राजा क्या कर रहे थे कि वो जो शासन को चलाने की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रशासनिक शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ और उसके बाद युद्ध करने की शक्तियाँ, वो अब इन धीरे धीरे सामंतों को दे रहे थे, है ना। हम आज के टाइम में इसको हम आउटसोर्स कहते हैं। तो राजा जो हैं इस काल में क्या कर रहे थे कि वो अपनी शक्तियों का आउटसोर्सिंग कर रहे थे। वो भूमि अनुदान दे देने के बाद वो निश्चित हो जाते थे कि अगर तो ब्राह्मण है तो हम इससे टैक्स नहीं लेंगे, है ना, ना तो लेंगे ना ही हम देंगे। अब हमने इसको हमने दान दे दिया, ये अब अपनी मर्जी से ये जो है चलाएगा। लेकिन क्या होगा कि कृषि का विस्तार होगा लॉन्ग टर्म पे। और ऐसे ही अगर वो राजाओं को, वो छोटे राजाओं को या सामंतों को वो जब भूमि जो है अनुदान देते थे तो उनको ये लगता था अब हमें इनको वेतन नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी उनके लिए फ़ायदे की बात थी। तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ थी कि इस गुप्त उत्तर काल में या पूर्व आरंभिक मध्य काल में जो है भूमि अनुदानों के कारण राजाओं की जो शक्तियाँ थी उसके अंदर बंटवारा हो रहा था। तीसरा, इस काल में हम देख रहे हैं कि जो ग्राम हैं या जो गांव हैं, जिसको हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत मिल रहे हैं कि ग्राम अब जो हैं वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से वो सक्षम हो गए हैं, है ना। तो क्योंकि अब क्या है कि अब नए भूमि अनुदानों से नए ग्राम बन रहे हैं। तो जब ग्राम बनेंगे तो उसके जो लोग हैं, ग्रामीण या सरपंच या पंचायत,
वो अपने निर्णय लेने में बहुत अधिक जो स्वतंत्र हो रहे हैं। तो ये राजनीतिक स्थिति थी इस काल की। दूसरा, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में इतिहासकारों के दो प्रमुख व्यूज़ हैं या उनकी दो प्रमुख सोच है। पहली सोच क्या है कि अर्थव्यवस्था के तौर पर ये जो काल था ये शहरों के और व्यापार के पतन का काल था। क्यों? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के कारण जो ग्राम थे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे और उनको एक दूसरे से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। और रोमन साम्राज्य के व्यापार के कम होने के कारण व्यापार जो था वो पूरी तरह से जो समाप्त हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन दूसरे इतिहासकार जो दूसरे ग्रुप है वो कहते हैं नहीं, हम इस काल को शहरों के पतन या व्यापार के पतन से जोड़कर नहीं देख सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ क्षेत्रों में शहर ख़त्म हुए, उनका पतन हुआ, लेकिन अब हम पूरे उस तौर पे देखें तो नए नए शहरों का भी विकास हुआ। क्योंकि अब नई जो नई रिसर्च हुई उसने बताया कि जो तटीय क्षेत्र थे, बंगाल, आंध्रा, केरला, यहाँ पर नए शहरों का विकास हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि पल्लव क्षेत्रों में और उड़ीसा के क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे शहर सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात इस काल की कृषि व्यवस्था को लेके थी। अब भूमि अनुदानों के कारण पूरे भारत में क्या हो रहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कृषि क्षेत्रों का फैलाव हो रहा था। और कृषि क्षेत्रों के फैलाव के लिए आप जानते हैं कि राज्य चाहता था कि जितनी ज़्यादा कृषि बढ़ेगी तो क्या होगा, उतना उनको लगान या उनको भू राजस्व मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कश्मीर में नई नई पंचक्कियों का निर्माण वहाँ के राजाओं द्वारा किया जाता है कि ताकि कृषि जो है अर्थव्यवस्था वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रहे। और साथ में हम एक चीज़ और हम ये देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिंचाई के प्रोजेक्ट, खासकर कांचीपुरम के आसपास के ये जो पल्लव राजा थे, उन्होंने सिंचाई की प्रयोजन में भाग लिया। तो अब हमारे सामने ये एक चीज़ आ रही है कि कृषि के विस्तार के कारण राज्य सिंचाई की व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहता है। क्योंकि नए नए कृषि क्षेत्रों के बनने के कारण राज्य की आय में वृद्धि होने की संभावना थी। तो यह है दूसरा। तीसरा, हम इस काल में अर्थव्यवस्था में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए ग्रुप जो हैं, जो सामाजिक ग्रुप हैं, वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे भूमि अनुदान मिलते जा रहे हैं तो नए नए कृषि क्षेत्रों का विकास हो रहा है और ये नए नए लोग जो हैं। और अब हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इस काल में वैश्य जो हैं वो बेसिकली जो उनका काम होता है व्यापार करते हैं। लेकिन इस काल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वैश्य वो खेती के कार्यों में जुड़ते चले जा रहे हैं। और हमें बहुत सारा ऐसा रेफरेंस मिल रहा है कि तो अगर वैश्य जो हैं वो जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी सिद्ध होती है कि शहरों का पतन उन क्षेत्रों में जरूर हुआ होगा जो जिन क्षेत्रों में वैश्य जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर कृषि कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें उस काल की अर्थव्यवस्था को लेकर हमारे सामने आती है। अब हम इसको समाप्त करेंगे, सामाजिक व्यवस्था। अब ये बताएं, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? चार जातियां कौन कौन सी हैं बताएं? चार जातियां ब्राह्मण,
क्षत्रिय और शूद्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे भारतीय समाज की आज की सच्चाई है, जिसको हम आज के टाइम में जाति व्यवस्था भी हम इसको बोलते हैं। और इस काल में हम देख रहे हैं कि ये काल क्या है, परिवर्तन का काल है। ये काल जो है वो संक्रमण का काल है। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ जाति व्यवस्था में बहुत नए नए लोगों का जुड़ना चल रहा है। और हमें सबसे पहला रेफरेंस उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों का मिलता है, जो कि हमने आपको बताया था उसमें, जो कि बाद में एक क्षत्रिय जाति के रूप में, राजपूत जाति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ जाति प्रथा में बहुत सारे वनवासी, आखेटक, छोटा मोटा काम करने वाले लोग भी जो है यहाँ जुड़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जाति व्यवस्था में ये जितने लोग जुड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों को छोड़कर जितने लोग दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी को छोटी जातियों में शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों को ये लगता है कि अगर हम इनको ऊंची जातियों में शामिल कर लेंगे तो शायद जो हमारी जो अपना इम्पोर्टेंस है समाज में, वो घट जाएगी। तो आज के टाइम में भी जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, वो किसी दूसरे को अपने बराबर में स्थान नहीं देगा कभी स्थान नहीं देगा ना। हेलो, हाँ, वो कभी भी हाँ नहीं देगा। तो यही हुआ कि तो हम देखते हैं कि गुर्जर और प्रतिहारों को बाद में उन्होंने क्षत्रियों का स्थान इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने बहुत सारे राजपूती काल तक पहुँचते 8वीं 9वीं शताब्दी तक पहुँचते तो इसलिए उनको लगा ये अगर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं तो इससे हमारा भी लाभ होगा। तो इसलिए गुर्जर प्रतिहारों को छोड़कर अन्य सभी जातियों को छोटी जाति में या अस्पृश्यता के रूप में, जिसको वो पांचवी जाति कहते थे, जिसको वो बहिष्कृत कहते थे, या जैसे अंत जो त्यागा हुआ कहते थे, उनमें उन्होंने स्थान दिया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे भील, किरात और छोटे मोटे काम करने वाले नट, आखेटक, उन सबको इन्होंने इन जातियों में शामिल किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि उन लोगों की सामाजिक स्थिति तो नहीं सुधरी, ये जितने भी लोग जाति में शामिल हुए, लेकिन कृषि में जुड़ने के कारण कृषि का बहुत बड़े पैमाने पर इस आरंभिक मध्यकाल में जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसका फैलाव होता है। अब हम देखते हैं कि जंगल कटकर नए नए कृषि क्षेत्रों में और नए नए चारागाहों में डाले गए। क्योंकि जब हम बात करते हैं कृषि की, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फसलें उगाने के साथ साथ जो हैं किसान जो हैं वो आज भी पशु पालते हैं, है ना? क्लियर है नहीं? है ना? क्योंकि दूध के जो, हाँ, वो दूध भी पालते हैं। तो आप ये ध्यान, जब हम कहते हैं ना कृषि का प्रसार, तो खेती करने के साथ साथ बहुत सारे चारागाह, क्योंकि अगर चारागाह नहीं होंगे तो जानवर कहाँ चरेंगे? गायें, बकरी, है ना, भैंस। तो ये बहुत बड़े हम देख रहे हैं पैमाने के ऊपर हैं, गायें, बकरी, भैंस। क्योंकि अगर चारा नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, और अगर चारा नहीं होगा तो बैलों को हल में जोतना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि खेती जो है उस काल में बेसिकली मशीनें तो थी नहीं, वो सभी खेती जो है वो बैलों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। और बाद के हाँ हाँ, ये जो है ना अग्रहारा क्या था कि ये जो है वो भूमि अनुदान दिए गए थे ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा। और इसके अंदर उनको ये जो है कहा जाता था, भाई आप ऐसा कीजिए कि ये एक तरह से ये धार्मिक दान था कि भाई हमने आपको ये धार्मिक दान दिया है
और आप जाकर उस कृषि क्षेत्र का विस्तार करिए। और उस कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि ये बहुत सारे लोगों को बुलाकर अपने साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब हर एक व्यक्ति को काम चाहिए, है ना। तो अब हर एक जो है वो व्यक्ति इन ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाता था, खेती करता था और इन लोगों को टैक्स के रूप में जो है वो जो है वो क्या नाम पेमेंट करता था। तो अब जो भी व्यक्ति इस अग्रहार गांव के अंदर जुड़ा था तो ये धार्मिक थे नेचर में। तो राजा जो थे वो इन ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेते थे। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि आपने किसी को क्षेत्र दे दिया और आपने उससे कोई पैसे नहीं लिए, तो अब क्या होगा, पैसे का संग्रह किसके पास हो जाएगा, उस व्यक्ति के पास हो जाएगा। तो अब हम जो ये देखते हैं ना, जितने भी बिहार में भूमिहार जाति के लोग हैं, ये क्या थे, ये सभी ब्राह्मण थे। तो अब उनके पास पैसा इकट्ठा होता चला गया और जब पैसा इकट्ठा होता चला गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांवों को वंशागुरुत बना दिया कि भाई मैं इस गांव का मालिक, है ना, ब्राह्मण, और आगे मेरा बेटा मालिक। तो अग्रहार से क्या हुआ कि कृषि के विस्तार को बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन इससे ब्राह्मणों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी। और ये अग्रहार ये गांव आमतौर पे क्या होता था कि उन क्षेत्रों में दिए जाते थे यहाँ तो ज़मीन ज़्यादा बंजर होती थी और यहाँ ज़्यादा वन होते थे। तो इसमें ब्राह्मणों की भी अपनी काफ़ी सारी मेहनत होती थी और राजा जो हैं वो इस बात से संतुष्ट हो जाया करते थे कि भाई हमने तो देवदान दे दिया, है ना, कि भाई हमने ये दान ब्राह्मणों को दान दिया। और आपने ये भी सुना होगा कहानियों में कि ब्राह्मणों को जमीन के साथ साथ जब भी कोई यज्ञ होता था तो एक बहुत बड़ा दान जो है वो गायों का दान दिया जाया करता था। तो ये दान देने की परंपरा ब्राह्मणों को, उन्होंने ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि की। और जब किसी की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो वो समाज के ऊपर अपना नियंत्रण करेगा ना, नियंत्रण। हेलो, जब किसी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, आज भी आप देखो ये जितने बड़े बड़े हाँ, ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सरकार के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार को बहुत सारा पैसा, है ना, और बहुत सारी संपत्ति और सरकार उनको कहती है जी आप इंडस्ट्री लगाएं, है ना, हम आपको लैंड देंगे। तो उससे क्या होगा कि सरकार के दो काम हो जाएंगे भी, एक तो उसको टैक्स मिलेगा और दूसरा जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और वो सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तो ये हर काल में। तो जैसे जैसे अग्रहारों के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई, ये अभी शुरुआती दौर है ना। हम देखते हैं कि बाद में मध्यकाल तक पहुंचते पहुंचते जो ब्राह्मण जो हैं वो, बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने तुर्कों और मुगलों की सेनाओं में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। तो अग्रहार आमतौर पे एक धार्मिक लैंड ग्रांट था। और कुछ कोई और? हाँ जी बताएं। How were the trades for external and internal? हाँ, the internal means that the trade between one city to the another city. You know that we cannot say city, we will say the town, and for है ना, for example, we have seen that during Mauryan age there was a very good network of roads and the river trade system was developed, and this was maintained by the Gupta and post Gupta period, and the roads were very good. However, they were not metal, है ना, वो जो है क्या ना, पक्के तो नहीं थे, but they provide a good way to the large number of the bullock cart. So when we say that internal trade, it means that a trader can grow from Ujjaini to the Magad, Ujjaini to the Patna.
the roads were very good, they were very safe, and they were